चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने हिस्ट्री हरियाणा का एक पार्ट पढ़ा था, अग्रगण राज्य कुनिंद, यही वाला ना? ठीक है। एक पार्ट आपका रह गया था प्रारंभिक मध्यकाल, पेज 37 पे देखो। इसका एक पार्ट हो गया, एक रह गया था, है ना? पेज 37 पे देखो, ये महमूद गजनवी, गौरी, गुलाम, ये मैंने समझाए थे, टिकमार्क और ये सब नहीं कराया था। इससे अगला पढ़ा दिया था मुगल, ये पूरा बाबर और हुमायूं वाला, है ना? ये रहता है फर्स्ट पार्ट। इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि गौरी गजनवी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके। वैसे तुम्हें ये आसान दिखेगा बहुत, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके, सारी कहानी मैंने सुना दी थी। मध्यकालीन इतिहास, हम कई दिनों से लगातार इतिहास के ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगभग चीजें आती भी हैं। एक बार बोर्ड पे बस देख लो। हम इतना जानते हैं कि हमारे हरियाणा में लास्ट बड़ा राजा कौन था? 606 से 647। इसके बाद फिर एक अजीब सा शासन, कोई प्रॉपर राजा नहीं था, और इसीलिए दिल्ली को बसाया तोमरों ने। और एक दिल्ली के पास ही ये जो अपने चौहान थे लेटर स्टेज में, और अगर अपने यहाँ कहें तो आसपास में ही छुटपुट से, जैसे तोमर और चौहान लड़े आपस में, इनके पैरेलल में एक बहुत छोटे से भादानक थे, लेकिन इनकी आइडेंटिटी ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये लड़ेंगे, ये तोमर पहले आएंगे, चौहान बाद में। चौहानों का सबसे बड़ा राजा एक तो विग्रहराज इंपॉर्टेंट है, और एक पृथ्वीराज। तोमर की बात करें तो अनंगपाल तोमर, जिसने 737 एडी में क्या बसाया था? दिल्ली का। तो आप ये देखो, लगभग 100 साल पूरे हो गए थे। 90 साल बाद दिल्ली पे वर्धन वगैरह जब खत्म हुए तो दिल्ली का नाम से तोमरों ने, फिर तोमरों के टाइम में याद करो अटैक्स भी होने लगे लेटर स्टेज में कहीं कहीं से। तोमर और चौहान लड़े। तोमर जब आखिरी टाइम था तोमर का, तो उस टाइम पर आपके ऊपर ये जो लड़ाइयाँ थी ना, 1001 से 1000 कितने तक थी? 27 तक। इस बीच में तोमर भी तो थे, चौहान भी थे और तोमर भी, लेकिन चौहान अभी उतने आगे नहीं निकले। चौहान मेन आगे निकलेंगे आपके 1178 में, जब पृथ्वीराज चौहान, जिसको आप कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय, या जिसका एक नाम है राय पिथौरा, ये सारे एरिया पे कब्जा करेगा। और ये देखो, आपके गोहाना में किला बनाएगा, हांसी में बनाएगा, करनाल में बनाएगा। लेकिन उससे पहले जब ये लड़ रहे होंगे तो एक नाम हम बार बार पढ़ रहे थे, विग्रहराज। विग्रहराज याद है? ये एक हमने अरुणोराज पढ़ा था। ये सारे उसी टाइम के तो राजा हैं। 200-300 साल आपके हरियाणा पे मेरा शासन वाली कंडीशन चलती रही, और फाइनली आपका हरियाणा गजनवी के टाइम में आपने देखा था। एक तो 2 अटैक हमने पढ़े थे, 1014। फिर दोबारा आपका हरियाणा गौरी के टाइम में, जब ये याद करो आपका हांसी का जाटवा, हेमराज और तेजपाल, रेवाड़ी और इसके आसपास, तो ये दोनों हमने ये कहानियां सुन ली, लेकिन बुक से पढ़ के ना थोड़े से पॉइंट्स एक्स्ट्रा पता चलते हैं। पेज 37 पे देखो, मध्यकाल है। मध्यकालीन इतिहास, भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। पुराने इतिहास को आप कहते हैं प्राचीन। प्राचीन में आपके यहाँ 3 धर्म बहुत ज्यादा दिखे, कौन कौन से? सबसे पहले सनातन, जिसको हम आज कह देते हैं यही हिंदू धर्म है। फिर ईसा पूर्व में ही बौद्ध चला, और ईसा पूर्व में ही जैन। और हम जो पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य था या ये अशोक था, यही तो है। मौर्य ने जैन और अशोक ने बौद्ध। फिर हमने हर्षवर्धन के टाइम में देखा ह्वेनसांग आया, भाई बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, यानी उस टाइम भी हिंदू और बौद्ध और जैन चले। आपके यहाँ भी जैन मुनि हुए, लोहाचार्य आपके मध्य हरियाणा में घूमे थे। हाँ, तो आप ये देखो, ये सब चीजें चल रही थी जब तक कि आपके ऊपर किसका अटैक नहीं हुआ? मध्यकाल में। किसका अटैक था ये? हाँ, आपके हरियाणा पे तो एज सच गौरी और गजनवी ही हैं, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम,
712 ईस्वी का सफल अभियान। आया ये 11 में भी था लेकिन असफल था। इसके बाद जब आपके यहाँ दिल्ली बस रही थी, इसी हेरफेर की घटनाएं, फिर इनको 200-300 साल लगे, फिर ये पूरे मध्यकाल में हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, सारा इलाका इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और फिर इन लोगों ने एक नई सल्तनत को जन्म दिया जिसको आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका प्रभाव आपके यहाँ तक भी रहा क्योंकि आपका हरियाणा भी किसका पार्ट बना? दिल्ली सल्तनत। तो मध्यकालीन इतिहास का आरंभ मुस्लिम आक्रमण के समय। कौन मुस्लिम आक्रमण? MBQ लिख लो यहाँ, मोहम्मद बिन कासिम। इससे कहते हैं कि भारत में मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ। भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। इस्लाम धर्म की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इस्लाम धर्म आया कब था? 610 में। सोचो 610 में एक नया धर्म इजाद हुआ, इस्लाम, और विद इन 100 डेज, भाई 712 ही तो है, 100 ही साल तो बीते हैं, ये भारत तक पहुंच गया और अगले 100 सालों में ये भारत में राजाओं के ऊपर अटैक करके यहाँ प्रॉपर्टी बनाने की तरफ सोचने लगे और 1206 से आप सब जानते हो और 1700 या 1857 फिर इसी धर्म का तो राज चला आपके यहाँ। 1000 साल लगभग इसने पकड़े क्योंकि इसकी उत्पत्ति मान ली जाती है यहाँ से और इसको आप कह देते हैं ये 19वीं शताब्दी। तो 8 से 18वीं शताब्दी स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। कौन सा काल है ये? मध्यकाल। इससे पहले 600-700 तक आपके राजा काम कर रहे थे। तोमर वंश पे आ जाओ। हरियाणा में प्रतिहार शासन, मैंने आपको बताया था हरियाणा जब बीच की अवस्था थी ना, ये 600 के बाद वाली, इस टाइम पे एक तो पाल वंश था, एक राष्ट्रकूट थे और एक थे प्रतिहार। प्रतिहार वाले ही क्या कहलाते हैं? गुर्जर। आज भी आप देखो गुर्जर बेल्ट आपकी राजस्थान वाली, हरियाणा में भी प्रभाव है इनका। तो प्रतिहार गुर्जर हरियाणा को फाइनली अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके यहाँ थोड़ा कुछ टाइम पाल ने भी राज किया, छोटे से टाइम पर। तोमर वंश पढ़ेंगे। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद, प्रतिहार टिक कर लो और लिख लो प्रतिहार गुर्जर, ये थे यहाँ पर, के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाया था। कल याद एक जाउल करके पढ़ रहे थे, यही था, एक ने कहा था यही जाउल है, लिख लो यहाँ जाउल। इसी को प्रूव किया कि यही जाउल भी है। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी और उसके वंशजों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। गजनवी याद है, इसका पोता, फिर उसका बेटा, है ना, मादू, और इस तरह से इब्राहिम तक आए थे। तो वही बता रहे हैं यहाँ, इंपॉर्टेंट लिख लो, महमूद गजनवी और उसके वंशजों का आक्रमण तोमरों पर हुआ था। नेक्स्ट चेक करना, विदेशी आक्रमण 1009 से 1192। ये किन दो की बात करेगा? 1000 से पहले गजनवी की और फिर गौरी की, 200 साल पूरी। 9वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। तो जब हर्ष का काल खत्म हुआ तो 3 लड़े, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। कुछ टाइम के लिए कौन आए? पाल। लेकिन लंबे टाइम कौन चले? प्रतिहार और गुर्जर। ये टिक कर लो, धर्मपाल। तो कभी पाल वंश ने भी आपके यहाँ राज किया। तोमर नरेश था अनंगपाल, 736 ईस्वी में दिल्ली को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जब हरियाणा पर अफगानों का आक्रमण हुआ उस टाइम अनंगपाल का वंशज अजयपाल का राज था। तो ये तोमर के टाइम में किसका अटैक हुआ? गजनवियों का। और उसके बाद फिर गौरी किसके टाइम आएगा? चौहानों के टाइम। ये दो आपस में लड़ते थे, तोमर और चौहान। तोमरों के टाइम अटैक किया है पहले वाले ने, गजनवी, और चौहानों के टाइम, ठीक है। अगला टिक कर लो। 1009 में महमूद गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ हरियाणा पर आक्रमण किया, पर 1009 वाले आक्रमण में ये अंबाला से वापस लौट गया। हम कहते हैं हमारी ताकत के कारण, लेकिन वो अपने आप, उसका प्लान ही वहां तक का था। महमूद गजनवी पढ़ेंगे। 1009 ईस्वी और 1014 में महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर हमला। पहला अटैक अंबाला तक था, दूसरा अटैक थानेसर। थानेसर में नुकसान करके गया था, चक्र स्वामी की मूर्ति ले गया, बहुत एरिया का नुकसान किया। ये 1009 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट है अपने से जोड़कर। महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस आक्रमण के द्वारा मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल, यही अजयपाल है, का शासन था। उस टाइम इंडिया पे राज कौन कर रहा था?
इंडिया का राजा, जो पंजाब का राजा था, वो जयपाल था। नदी में कूद के नहीं आत्महत्या की थी उसने। अपने यहाँ अजयपाल है, उसी का वंशज है तोमर कई। अल बरूनी किसके साथ आया था? 4 आदमी के नाम, उत्बी, बैहाकी, अल बरूनी और फिरदौसी। बताया था ना साहित्यकार लेके, फिर वो इनकी बड़ाइयां लिखते थे, वही है ये। अल बरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांसे से बनी देवताओं की हाथों में चक्र लिए स्थापित मूर्तियों को चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम चक्र स्वामी हमें किताबों में मिलता है। किसकी किताबों में? अल बरूनी। इसने क्या लिखी है? किताब उल हिंद। इंडिया पे लिखी विदेशी द्वारा पहली किताब है ये, किताब उल हिंद। और इसने हमारे एक सरोवर का भी जिक्र किया, ब्रह्म सरोवर। अगला भी टिक कर लो। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया और इसीलिए थानेसर कुरुक्षेत्र में उसने ब्रह्म सरोवर का भी जिक्र कर दिया। नेक्स्ट टिक करना। 1037 में अब गजनवी का पोता और उसका बेटा आएगा। 37 में महमूद गजनवी के पौत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया। ये टिक कर लो, मसूद ने हांसी पर। इसके दादा कहाँ आए थे? थानेसर और अम्बाला। पहले अम्बाला आए, वापस लौट गए, फिर थानेसर आए। इसने कहाँ अटैक किया? हांसी। हांसी एक इंपॉर्टेंट जगह थी हरियाणा की। आगे टिक करना। तोमर शासक इस टाइम कुमारपाल था। पहले कौन था? अजयपाल। अब कौन है? कुमारपाल। देव से उसका संघर्ष हुआ जिसमें मसूद की जीत हुई। सेकेंड हाफ पर पहला पॉइंट करना। इसके साथ ही थानेसर कुरुक्षेत्र सहित समस्त हरियाणा पर कब्जा हो गया। आया कहाँ अटैक करने था? हांसी। हांसी में जीता और फिर किस बेल्ट को ले लिया? थानेसर। तो सोच लो हिसार कुरुक्षेत्र तक की पट्टी पे इसका। इसके दादा कहाँ तक आए थे? थानेसर तक में। आगे पढ़ना। 1043 में अब इसका बेटा आएगा 7-8 साल बाद। 43 में मसूद के बेटे मादू ने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मादू को पराजित कर दिया। क्या मादू के पिताजी भी पराजित हुए थे? नहीं। वो कहाँ जीते थे? हांसी। फिर कहाँ तक गए थे? थानेसर। उसके दादा कहाँ तक आए थे? पहले अम्बाला, फिर थानेसर। अब ये इसको कौन हराएगा? जो इसका बेटा हमारे इंडिया के तोमर राजा कुमारपाल देव। इसके पिता से हारे थे लेकिन इससे जीत गए। जैन लेखक हेमचंद्र सूरी, बहुत बार आ चुका, डबल टिक कर लो। पूछते हैं हेमचंद्र सूरी कौन से लेखक थे? जैन, हिंदू नहीं है ये, जैन लेखक है। इनके महाकाव्य के अनुसार चौहानों और तोमरों के बीच, ये टिक कर लो, दोनों हमारे, चौहानों और तोमरों के बीच संघर्ष की समाप्ति विग्रह राज द्वारा दिल्ली और हांसी पर अधिकार करने के साथ हुई। ये कहते हैं इंडिया के 2 लोग लड़े, एक तो चौहान और एक तोमर। और किसने अटैक किया? विग्रह राज। ये एक आदमी कहता है। कौन कहता है? ये जैन लेखक हेमचंद्र सूरी। पेपर में ऐसे ही पूछ लेंगे, निम्न में से किस लेखक के अनुसार तोमरों ने इनको हरा दिया? तो आप लिखोगे जैन लेखक हेमचंद्र सूरी। जैन और हेमचंद्र को डबल टिक कर लेना। आगे टिक करो। पहला तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था जयपाल। ये जयपाल हारा था और इसने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। ये आपके पंजाब की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं। अगला टिक करो। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कांसे से बनी मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। मादू की मृत्यु। कौन मादू? इसका पोते का बेटा। इसका पोता कौन था? जिसकी एंट्री कहाँ से है? हिसार। फिर वो गया है थानेसर। उसका बेटा किससे हारेगा? दिल्ली से। तोमर आएंगे, इसको हरा देंगे। अब उसके आगे फिर इब्राहिम आएगा। ये टिक कर लो। मादू की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम ने हरियाणा पर पुनः आक्रमण किया। तब के तोमर नरेश तेजपाल ने, तो इसका मतलब कई तोमर नरेश बदल गए इनके देखते देखते। तेजपाल ने इब्राहिम के सम्मुख बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। पहले वाले ने क्या किया था? इकट्ठा करके यार दोस्तों को और किसको भगाया था? मादू को। लेकिन अब मादू का उत्तराधिकारी इब्राहिम आपके यहाँ जीत गया। इब्राहिम के सम्मुख बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। हरियाणा प्रदेश गजनी राज के अधीन हो गया। तो दिल्ली पे किसका राज था जब आप गजनी के पास चले गए? तोमरों का। कौन कमजोर है ये?
तेजपाल। किसके सामने घुटने टेक दिए? इब्राहिम। जबकि इब्राहिम जिसका वंशज है मादू, उससे दिल्ली का राजा लड़ा था और उसको भगा दिया था। उसके पिताजी कहाँ आए थे? हांसी, और हांसी से वो थानेसर तक की बेल्ट पे। उसके दादा आए थे पहले अम्बाला और फिर आए थे थानेसर में। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, हरियाणा प्रदेश गजनी राज के अधीन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं किसकी भी गलती मानी जाए? तोमर नरेश तेजपाल, बिना लड़े ही हार मान ली तेजपाल। नाम तेजपाल, वैसे काम नहीं किया कोई भी। नेक्स्ट टिक कर लेना। 1139 के आसपास चौहान नरेश था। अरुणराज ही कौन है? अरुणोराज। अरुणोराज अथवा अरुणोराज ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। तो अरुणोराज ने हरियाणा छीन लिया। ये चौहान, तोमर और एक विदेशी आ रहा है बार बार, कौन है ये? गजनवी के वंशज। ये आपस में लड़ रहे हैं, कभी तोमर चौहानों से लड़ रहे हैं, कभी तोमर किससे लड़ रहे हैं? गजनवी से। 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसको आप कहते हैं राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में भादानकों को पराजित किया। कौन भादानक? भद्र। जब जनपद थे तब भद्र था। किसके आसपास है ये? दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा। यहाँ लिख लो भद्र, भद्र जाति या भद्र जनपद लिख लो, भद्र जनपद। महेंद्रगढ़ के आसपास का इलाका, या कह लो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा। जो पेपर में आए समझ के टिक कर देना, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा। तो इसका मतलब चौहान ने किस किस को हराया? चौहान वंश ने तोमरों को भी, भादानकों को भी, ये तो लोकल लेवल पे। और 1191 में किसको और हराया? गौरी को, मोहम्मद गौरी पहुंचो। 12वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान, इन्हीं का सरनेम, शासकों ने दिल्ली और हरियाणा का तोमर शासन समाप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। तोमर कमजोर भी तो हो गए होंगे, अगर इब्राहिम के सामने बिना लड़े ही घुटने टेक रहे हैं तो सोचो कितने कमजोर पड़ गए। अब इनको कौन हरा देगा? चौहान। पहले तोमर और चौहान आपस में लड़ते, कभी वो हावी कभी वो हावी। नेक्स्ट टिक करना। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 86 के बीच निरंतर संघर्ष कर पंजाब को अपने अधीन कर लिया, जिस पर महमूद के वंशज, कौन महमूद? गजनवी। तो ये गजनवी और गौरी एक ही इलाके से तो आए थे। ये गजनवी आया था गजनी से और गौरी इससे 200 मील दूर छोटा सा इलाका था गौर। जैसे इंडिया कह लो और अंडमान कह लो, एक ही बात है ना। इसी तरह इनकी थोड़ा दूरी पर था ये गौर। और इसने क्यों बनाया था? क्योंकि इंडिपेंडेंट चाहता था मैं राज करूं, इसीलिए। ये टिक कर लो। तो महमूद के वंशज जहाँ राज कर रहे हैं वो किसने छीन लिया? गौरी ने। भाई गौरी ताकतवर आदमी है, इसने अपना इलाका ले लिया। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और हांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना, हम कई बार पढ़ चुके हैं ना ये बात, गोविंद राय, हेमराज, तेजपाल। तेजपाल कहाँ का था? रेवाड़ी। और हेमराज, हाँ हेमराज मेवात का। जाटवा हांसी का गोविंद राय ने मदद की थी आपके पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई में। ये टिक कर लो। 1191 में पृथ्वीराज और हांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ गौरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गौरी हारा। तराइन का पहला युद्ध। 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तरावड़ी में युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज की पराजय, गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा, मोहम्मद गौरी की विजय। अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया, क्योंकि कौन मारा गया? गोविंद राय। जाटवा जो है ना, जाटवा, ये अपने इलाके में बैठा रहेगा, अपने एरिया को छोड़ के गोविंद राय मदद करेगा। जैसे मान लो यहाँ करनाल में लड़े तो दिल्ली से किसकी सेना आई है? पृथ्वीराज की। और इसकी मदद की है आपके यहाँ से किसने? क्या नाम है इस आदमी का? गोविंद। गोविंद राय अपनी सेना लेके यहीं पहुंच गया जहाँ पृथ्वीराज था। तो इस इलाके को बाद में किसने संभाला? जाटवा ने। फिर यहाँ से ये जाटवा इससे लड़ेगा जब ये हांसी में आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा दक्षिण की तरफ, मेवात की तरफ और नीचे की बेल्ट की तरफ, फिर उनको हरा के ये हावी हो जाएगा। किसकी बातें हो रही हैं सारी? मोहम्मद गौरी। गौरी का अपना कोई बेटा तो था नहीं, इसके तो गुलाम थे ना, वो गुलाम लड़ेंगे और उनमें बड़ा गुलाम कौन है? ऐबक। और इस तरह ये बेल्ट दिल्ली तक की किसके कब्जे में आ जाएगी? गौरी या उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में। आगे पढ़ेंगे तो गोविंद राय, गोविंद राय समझ में आ गया?
गोविंद राय की सेना ने किसकी मदद की है? पृथ्वीराज चौहान की। पहले जीत गए थे, बाद में मारा गया। अगले पेज पे आ जाओ। हांसी हिसार क्षेत्र में वीर जाटवा सरदार। अब जाटवा यहाँ क्यों है? क्योंकि गोविंद राय यहाँ नहीं है। हांसी का गोविंद राय था, कहाँ गया वो करनाल चला गया, तराइन में, वहां मारा भी गया। ये टिक कर लो, वीर जाटवा हांसी हिसार क्षेत्र में। फिर पढ़ो, जनता ने शत्रु को साहसपूर्ण चुनौती दी, इस युद्ध में जाटवा सरदार वीरगति को प्राप्त हुआ। अब एक तो गोविंद राय मारा गया, पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ जाटवा। ये बेल्ट धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल गई। अगला पढ़ो, हांसी के बाद सिरसा पर आक्रमण हुआ, इसमें अफगानों की विजय हुई, इसमें भी जीत गए। अहीरवाल में, कहाँ पहुंच गए अभी ये? रेवाड़ी में, उस बेल्ट में। अहीरवाल टिक कर लो, वहां की जनता ने रेवाड़ी के राज्यपाल तेजपाल के नेतृत्व में अफगानों को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में अफगान सेनापति इब्राहिम 12,000 की सेना थी इसके पास, ये मारा गया। ये इब्राहिम अलग है, और जो पहले मादू का वंशज आया था ना इब्राहिम, वो अलग है। वो उसके सामने किसने घुटने टेके थे? दिल्ली के तोमर नरेश ने। अब ये उसके कई लंबे टाइम बाद की कहानी है। ये इब्राहिम किसका सेनापति है? गौरी का। गौरी के कई सेनापति रहे होंगे ना, उनमें से है ये। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति, ये तो सेनापति था, फिर मेन आदमी आ गया, टिक कर लो, मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने रेवाड़ी पर आक्रमण किया। अहीरवाल की सेना को पराजित होना पड़ा। पहले अहीरवाल ने किसको हराया? इब्राहिम को, 12,000 को। किसका चेला है वो? गौरी का। गौरी ने किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान और गोविंद राय की संयुक्त सेना को। फिर वो आगे कहाँ आया? हांसी। अब उसकी सेना कहाँ बढ़ रही है? रेवाड़ी। रेवाड़ी की जनता लड़ रही है किसकी मदद करके? राज्यपाल की। कौन है वहाँ गवर्नर? तेजपाल। तेजपाल ने किसको मार डाला? इब्राहिम। लेकिन अब कौन आया? ऐबक। और ऐबक की सेना काफी बड़ी है, अब हारेंगे। ये टिक कर लो, अहीरवाल की सेना पराजित। मेवात के राज्यपाल हेमराज, लगता ही तो एरिया है, हेमराज के नेतृत्व में वीर मेवातियों ने अफगानों से डटकर मुकाबला किया और अफगान सेनापति बजहुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। यानी आपने 2 सेनापति मार दिए, एक मेवात में और एक रेवाड़ी में। पहला इब्राहिम मारा 12,000 और अब ये बजहुद्दीन। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आइडिया लगाओ कि हरियाणा पे कब्जा करना कोई मजाक नहीं रहा होगा। यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल जो राज्यपाल थे, लड़ रहे थे। अगला भी टिक करना। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत बड़ी सेना मेवात भेजी, जिसने युद्ध करते हुए हेमराज वीरगति को प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे करके आपकी बेल्ट खत्म हो गई, क्योंकि आपने देखा 2 राज्यपाल लड़े आपके। कौन कौन? एक हेमराज और एक तेजपाल। पहले कौन सा सेनापति मारा? इब्राहिम, 12,000। लेकिन फिर किससे हारा वो? ऐबक की बड़ी सेना। अब मेवात में कौन मरा? हेमराज। पहले सेनापति मारा उनका, फिर हेमराज को मार डाला। किसने? ऐबक ने। यानी हरियाणा की बेल्ट पे कब्जा करने में कौन आगे आ रहा है? ऐबक। ऐबक किसका मुख्य सेनापति है? गौरी। आगे टिक करना। कई दिनों के लगातार संघर्ष के बाद अफगान हरियाणा पर अधिकार करने में सफल हुए। ये सारी कहानी याद रखनी है, कुछ भी नाम आ जाए हमें पता हो कौन कहाँ पे संभाल रहा था। एंट्री पर कौन खड़ा था करनाल में? पहले पृथ्वीराज चौहान और गोविंद राय की संयुक्त सेना। ये गोविंद राय कहाँ का था? हांसी हिसार का। ये वहां गया तो यहाँ कौन था? जाटवा। वहां से उनको हरा के ये यहाँ आए तो यहाँ जाटवा हारा भी और वीरगति को प्राप्त। फिर इनकी सेना नीचे गई। मेवात में कौन खड़ा था? मेवात में हेमराज। उससे पहले रेवाड़ी में कौन थे? तेजपाल। तेजपाल ने भी एक इसका सेनापति मारा और मेवात के हेमराज ने भी। लेकिन फाइनली किसकी सेना? ऐबक की ताकतवर सेना ने इनको खत्म कर दिया। अब आ गया सल्तनत काल। इस तरह से हरियाणा किसके कब्जे में आ गया? सुल्तानों के। मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति जिसका नाम है ऐबक। तो गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक हरियाणा और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बना। ये अंडरलाइन कर लो, हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन, क्योंकि अब तक तो आप ही थे यहाँ के शासक। गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की मृत्यु के बाद कौन आया था? दिल्ली सल्तनत। जिसको पता है उसके लिए बहुत छोटी कहानी है, एक बार जल्दी से बोर्ड पे देख लो। दिल्ली सल्तनत का फॉर्मूला सबको पता है याद करने का। क्या तरीका है याद करने का? ग ख त स ल म। ये हर किसी को पता है जो कॉम्पिटिटिव पेपर पढ़ता है। ये गुलाम वंश है। इसमें हम हरियाणा की बात करेंगे, सारे इंडिया की नहीं। मेन कौन है इसमें? पहले ऐबक, क्योंकि ये आपके कई राज्यपालों को मार चुका है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला कौन है? इल्तुतमिश।
फिर इसकी बेटी है रजिया, फिर ताकतवर है बलबन। बस इनका प्रभाव था आपके ऊपर। ख मतलब खिलजी है, जिसमें पहला जलालुद्दीन खिलजी और अगला अलाउद्दीन। अलाउद्दीन बहुत रफ टफ सा आदमी था, तो आपने ज्यादा कुछ गड़बड़ की नहीं। पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐबक ने आपके दो तो बड़े आपने पढ़ लिए सेनापति मारे, कौन कौन? तेजपाल और रेवाड़ी का कौन था? और तेजपाल कहाँ का? रेवाड़ी का। हेमराज कहाँ का? मेवात का। ऐबक ने आपके यहाँ काम किया, क्योंकि अगर ये ना होता मुख्य सेनापति तो हो सकता है ना जीत पाते। इल्तुतमिश ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक था, लंबा टिका। ये तो टिका ही 4 साल ना, 1206 से 1210। इल्तुतमिश का टाइम बढ़िया था, और इल्तुतमिश के टाइम हरियाणा के पास, पंजाब के पास अटैक करते थे 2 लोग। एक का नाम था यल्दौज और एक का नाम था कुबाचा। इस कुबाचा और यल्दौज के खिलाफ इल्तुतमिश ने कई काम किए, और उसका लक भी साथ दे गया। इल्तुतमिश के टाइम में कुबाचा जो था ना, ये सिंध की बेल्ट को संभाल रहा था, और यल्दौज गजनी, गौर गजनी वाला इलाका। आपके यहाँ पर कुबाचा के साथ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किसके साथ कर दी थी? कुबाचा। तो एक तरह से वो उतना डर का काम नहीं है। लेकिन कौन अटैक करेगा? यल्दौज। यल्दौज गजनी का है, उसको पता है पंजाब अमीर है, यहाँ से पैसा निकलता है। वो रह रह के कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सब ऐबक के यार दोस्त हैं। ये 4 बड़े आदमी थे, ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और एक बंगाल की तरफ बख्तियार खिलजी। खिलजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में। इस यल्दौज की इच्छा थी कि गौर के साथ साथ मैं पंजाब तक की बेल्ट पे कब्जा जमा लूं। कुबाचा बैठा था सिंध, पंजाब, पाकिस्तान की बेल्ट पर, और ऐबक बैठा था दिल्ली, लाहौर तक की बेल्ट पर, बंगाल तक के एरिया में। तो अब ऐबक तो मर गया, ऐबक के बाद कौन आया है? इल्तुतमिश। अब ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? इल्तुतमिश की, जिसमें किसकी नजर है? यल्दौज की। तो यल्दौज इल्तुतमिश की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आएगा 1200, और फिर ये वही लड़ाई लड़ेगा। कहाँ पर? तराइन की तीसरी लड़ाई, जिसमें इल्तुतमिश समझदारी से, चालाकी से इसको खत्म कर देगा, और अपने एक दुश्मन का किस्सा खत्म। कहते हैं कुबाचा ने इसकी मदद की। बाद में कुबाचा भी एंटी होगा और सिरसा की बेल्ट को हड़पने की कोशिश करेगा। फिर कुबाचा को भी ये अपने रास्ते से हटा देगा। इस तरह इल्तुतमिश पूरे हरियाणा, दिल्ली की बेल्ट, लाहौर तक की बेल्ट का राजा बन जाएगा। तो इल्तुतमिश का प्रभाव आपके यहाँ देखा जाएगा। कौन सी लड़ाई में? तराइन में। इसकी बेटी रजिया सुल्तान पंजाब के ही गवर्नर से शादी करेगी, और वापसी में लौटते टाइम कैथल में इसकी हत्या। बलबन जब हांसी का इक्तादार था, तब इसके काफिले को लूटा करते थे कई बार मेवात के लोग। मेवात में जंगल थे, और सोचो अगर बलबन के काफिले पे हमला कर सकते हैं, तो ये जाति बहुत ज्यादा खूंखार थी, मेव जाति, और इसका एक भय था। अभी हमने देखा ना, हेमराज भी मेवात में था, लड़े ये लोग। बलबन ने सबसे पहले जैसे ही राजपाट संभाला 1266 में, उसने सबसे पहले मेवात के जंगल खत्म करवा दिए, ताकि ये पकड़े जाएं। और कहते हैं यहाँ इनके अंदर इतना एक भय पैदा कर दिया, आतंक, इनको मार के इनके सरों की मीनारें बनवा दी। तो अपने अपने पार्ट पे बलबन ने हरियाणा में डर बैठाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। ये सारे एक ही वंश के हैं। कौन से वंश के हैं ये? गुलाम। खिलजियों की बात पहले गुलाम कर लेते हैं, फिर खिलजी पढ़ेंगे, ताकि मिक्स ना हो। गुलाम वंश, दास वंश, इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक भी कहते हैं ना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और हरियाणा का पहला मुस्लिम शासक। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का शासन। इनके काल में लाहौर और भटिंडा में विद्रोह हुए। इल्तुतमिश के शासन काल में हरियाणा पर पंजाब के प्रशासक कुबाचा, पंजाब का मतलब पाकिस्तान का पंजाब, और गजनी का शासक यल्दौज ने आक्रमण किए। तो इल्तुतमिश के 2 दुश्मन थे, कुबाचा और एक यल्दौज। यल्दौज ज्यादा दुखी करेगा, कुबाचा कम, क्योंकि कुबाचा की रिश्तेदारी है किसके साथ? ऐबक, और ये ऐबक का दामाद है। तो एक फर्क, भाई पुरानी रिश्तेदारी मान लो इनकी। नेक्स्ट पढ़ लो। कुबाचा ने सिरसा के आसपास का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया, लेकिन शीघ्र ही यल्दौज ने कुबाचा को पराजित कर इस क्षेत्र को गजनी का अंग बना लिया। ये टिक कर लो। कुबाचा ने हरियाणा के सिरसा को छीना, फिर उस कुबाचा को किसने हरा दिया? यल्दौज। ये 4 में से 3 आदमी बच गए। 4 थे ये गौरी के गुलाम थे। एक यल्दौज, एक कुबाचा, एक ऐबक और एक बख्तियार
बख्तियार छोटा सा सेनापति था, गलती से बंगाल में जीत गया था और वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो जिससे जीता वो हमारा राजा बहुत बड़ा था, जिसका नाम क्या था? उसके टाइम में एक गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो आप ये देखो, उनका एक छोटा सा सेनापति और आपका राजा हार गया। इसका मतलब आपके यहाँ बंगाल दिखावटी शायद अमीर था, भगवान ही जाने क्या था, लेकिन वो आदमी यहाँ से वापस चला गया, आपकी यूनिवर्सिटी को आग लगा गया और जाता रहा। उसका इतिहास में जिक्र दोबारा नहीं आया। आपके यहाँ लड़ेंगे 3 आदमी, जिसमें से ऐबक ने, क्योंकि देखो हेमराज को मारा, ऐबक ने आपके तेजपाल को मारा, ऐबक ही जाटवा के इलाके में, तो ऐबक की समझ थी, वो इस बेल्ट को पूरी तरह भांप गया और वो यहाँ का राजा बन गया। कुबाचा को दे दिया उसने सिंध और पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और यल्दौज चला गया जहाँ का राजा, जिसके ये नौकर थे गौरी, कि भाई हम उसकी प्रॉपर्टी संभालें। 3 प्रॉपर्टी संभाल ली। अब रह रह के लालच आता इंडिया पे, जिसका राज है ऐबक की प्रॉपर्टी पर, क्योंकि यहाँ टैक्स ज्यादा था, गौर उतना अमीर नहीं था। तो उस गौर वाले में बैठे हुए यल्दौज के मन में आया कि क्यों ना मैं इस बेल्ट को हड़प लूं। तो वो उससे पहले कुबाचा के मन में आएगा, कुबाचा सिरसा छीनेगा, लेकिन फिर यल्दौज आके कुबाचा को भगा के और यहाँ अपने आप बैठ जाएगा। वही पॉइंट है ये। तरावड़ी के पास लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। तरावड़ी या तराइन कहाँ का इलाका है आज ये? करनाल के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र में यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुए युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। डबल टिक कर लो इसको, थोड़ा मोटा सा, तराइन का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ ये? 1215 में, लिख लो 1215, 1215 में इल्तुतमिश की विजय हुई। यल्दौज को बंदी बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस युद्ध में कुबाचा ने इल्तुतमिश की सहायता की। ये कुबाचा कौन है? जो सिंध पंजाब का राजा है, पाकिस्तान के। अब ये किसकी मदद कर रहा है? दिल्ली के इल्तुतमिश, क्योंकि ये अपना दुश्मन किसको मानता है? यल्दौज। यल्दौज मर गया तो इसका दुश्मन भी तो मर गया। नेक्स्ट पढ़ना, यल्दौज की हार के बाद सिरसा जैसे स्थानों पर कुबाचा के हाकिम का उल्लेख है। यानी अब सिरसा पे वापस से कौन आ गया? कुबाचा। तो कुबाचा को फायदा हुआ। 1227 में कुबाचा ने अपनी स्वतंत्र सत्ता का ऐलान कर दिया। ये कुबाचा शांति से नहीं बैठा, इसने क्या कहा कि मैं स्वतंत्र राजा हूँ। इस बात से कौन चिढ़ेगा? इल्तुतमिश। और फिर ये इसको मरवा देगा। मरवाएगा क्या? खुद ही मर जाएगा। इल्तुतमिश ने सिरसा पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में कुबाचा पराजित हुआ। इल्तुतमिश के समय हरियाणा के इक्ता थे दिल्ली, हांसी, सिरसा, पीपली, सरहिंद, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। अंडरलाइन करना, हांसी का इक्ता सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण काफी अहमियत रखता था। तो कहाँ का इक्ता इंपॉर्टेंट था? हांसी का। इसलिए बलबन भी कहाँ का हिस्सेदार था? हांसी का। हांसी का कौन सा राजा था? जाटवा। पहले वहां कौन था? गोविंद राय, जिसने किसकी मदद की थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो इस बेल्ट से पैसा बहुत निकलता था। ये आर्थिक और सैनिक महत्व था इसका। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ लो, हांसी का इक्ता नासिरुद्दीन के पास रहा, जो बाद में सुल्तान बना। ये नासिरुद्दीन जो है ना, ये बलबन ने अपनी बेटी की शादी इसी से की थी। ये राजपाट संभालेगा 20 साल, लेकिन उस 20 सालों में काम बलबन करेगा। इसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर पहुंचो, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो है ना, ये एक मूर्ख महिला थी और ये गलती से राजपाट पे बैठ गई, तो इसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया और बहुत बेवकूफ़ी भरे ढंग से राजपाट चलाया, तो सब इसके एंटी हो गए। और इसीलिए शाह तुर्कान, ये माँ थी एक, जो राजा मरा ना उसकी पत्नी थी ये, तो उसके बेटे को राजा बना दिया। वो कमजोर था, तो शाह तुर्कान राज करने लगी। इसने गलत तरीके से राज किया, सब इसके एंटी थे। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन, ये इसका बेटा है, इसको हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार अंडरलाइन कर लो, रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली। एक लिखा भी है ना किसी ने कि अगर ये महिला ना होती तो शायद ये सबसे प्रभावशाली सुल्तान बनती। उत्तरी हरियाणा के जाट और राजपूतों ने रजिया का प्रबल विरोध किया। हरियाणा की कम्युनिटी ने कहा एक औरत कैसे राज चला लेगी। हरियाणा के जाट और राजपूत यानी राजस्थान की बेल्ट दिल्ली के एंटी हो गई, तो फिर कैसे राज चलेगा। अक्टूबर 1240 को कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया और उसके नव विवाहित पति अल्तुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब का गवर्नर था उस टाइम, और 1240 को ही कैथल के पास उसका कत्ल कर दिया गया। कैथल में रजिया बेगम के नाम का गुंबद है, डबल टिक कर लो, कैथल रजिया बेगम गुंबद, लेकिन इसकी असली जो डेड बॉडी है ना वो दिल्ली में है। सुल्तान नसीरुद्दीन
नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन बड़ा चालाक आदमी था, 1246 से काम कर रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। 1246 में जब किसके हाथ में राज आया? नासिरुद्दीन, तब भी यही राज कर रहा था उलूग खां की उपाधि लेके, और 12 ये लगा लो 20 साल बैठा रहा। जब ये मरा तो फिर ये बन गया और फिर इसने 1286 तक, यानी कुल कितने साल? 40 साल राज किया। जबकि पहले ये क्या था? गुलाम, नौकर था। नौकर अपनी लायकियत से राजा बन गया, गुलाम से सुल्तान बन गया, और कितने साल? 40 साल काट गया। हाँ, गुलामों का गुलाम यही कहलाता है। ये आगे टिक करना है इसमें। कैथल के बाद इसमें अगला पॉइंट कर लो। कैथल में रजिया हो गया ये 1266 में दिल्ली का सुल्तान। बलबन ने 1265 में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों या मेवों की शक्ति नष्ट करने का प्रयास किया। क्यों? इसको क्या चिढ़ थी इन लोगों से? मेवों ने इसके काफिले पे कई बार हमला किया और ये बाल बाल बच गया, वरना मर जाता, इसलिए इसने इसके जंगल कटवाए गए। ये आगे टिक कर लो। दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग, डबल टिक कर लो, बहुत बार आ चुका। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बलबन ने। कहाँ पर है ये? दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग। तो वहां जाएगा एग्जाम में राजा गोपाल ने, तो लगेगा हाँ गोपालगिरी उसी का होगा। गिरी मतलब पहाड़ और गोपाल, ये किसने बनवाया है? बलबन ने। इंपॉर्टेंट है। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन चला। 1290 जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक, अब ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। खिलजियों के टाइम में मैंने अभी लिखा था, कौन था वो खिलजी? जलालुद्दीन तो 6 ही साल राज करेगा बस, 1290 से 96। फिर कौन राज करेगा? ये बड़ा चालाक, समझदार, तेज दिमाग है, और आप भी समझदार हैं। आप ऐसे से पंगे क्यों लेंगे जिसके पास बड़ी सेना और हथियार है? हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के समय हरियाणा में कोई चिक नहीं हुई, क्योंकि इसके पास बहुत ताकतवर संगठित सेना थी। चिक करते ही तुरंत से मरवा देता, तो क्या जरूरत ऐसों से पंगे लेने की? जब ये राज कर रहा था हमने कुछ नहीं किया। इसने 20 साल राज किया, 1296 से 1316। फिर 4 साल बाद इसका वंश ही खत्म हो जाएगा। तो इस टाइम हरियाणा बिल्कुल शांति से, इसने कहा टैक्स दो, चुपचाप टैक्स दे दिया। इसने कहा ये काम करना है, चुपचाप कर लिया, क्योंकि इसके पास क्या थी? बहुत तगड़ी सेना। ऐसों से हम पंगे क्यों लेते? क्योंकि ये मरवा देता। हमने किसका विरोध किया? जाटों और राजपूतों ने रजिया का, क्योंकि रजिया का सब विरोध कर रहे थे, हम भी विरोधियों में शामिल। इसके सामने कोई कुछ नहीं बोला, आराम से टाइम कटा। इसके बाद अगला वंश कौन सा आएगा? ग ख त मतलब कौन? तुगलक। तुगलक में एक आदमी आएगा पहला, जिसका नाम है, जिसको आप गाजी बेग तुगलक कहते हैं। असली नाम क्या था? असली नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये 5 साल रहेगा बस, 1320 से 25। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसने पहली बार नहर बनवाई और किसके विकास पे ध्यान दिया? तो आप तो मेनली कृषि से संबंधित हैं, इसलिए आपके टाइम में इसका टाइम बढ़िया था, आपकी खेती पर ध्यान दिया। लेकिन इसके बाद जो आया वो पढ़ा लिखा मूर्ख था। क्या नाम था उसका? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और जैसे ही राजा बना 1325, इसकी किस्मत भी खराब थी। इसने पहला काम किया आपके इलाके में, कौन सा इलाका है आपका? दोआब, क्योंकि आपके यहाँ 2 नदियां हैं भाई, घग्गर और यमुना। तो इसने आपका टैक्स बढ़ा दिया, आपका पंजाब का, यूपी का। क्या बढ़ा दिया? टैक्स। अब टैक्स बढ़ेगा तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा, तो किसान इसके एंटी थे। इसीलिए MBT के टाइम आपके हरियाणा में क्या किए जाएंगे? विद्रोह। और ये विद्रोह ज्यादातर कौन करेंगे? किसान। ये दुखी करेगा ना, इसकी नीतियां गलत होंगी। पढ़ा लिखा है पर वैसे बेवकूफ है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो MBT के टाइम में हरियाणा में विद्रोह होंगे कई, बढ़ चढ़कर। MBT 26 साल राज करेगा। आप कई बार छुटपुट कई जगह विद्रोह करेंगे। फिर इसके चाचा का बेटा आएगा, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने हरियाणा के लिए बहुत काम किया, आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक राजा बना 1351, तुरंत से 1354 हिसार और फतेहाबाद। राजा बनते ही इसने सबसे पहले फतेहाबाद बसा दिया अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर। फिर इसने, आप सबको पता है, गुजरी महल बनवाया,
लाट की मस्जिद बनवाई, बहुत सारे काम किए। इसने कई शहर बसाए और कई नहरें बनवाई, इसलिए इसको शहरों का राजा और नहरों का शाह ए शहर और शाह ए नहर के नाम से पुकारा जाता है। इसने बहुत सारे बाग भी लगवाए, आपके हरियाणा के लिए काम किया, लेकिन ये थोड़ा धर्मांध था, कहीं कहीं गड़बड़ की इसने, जिसमें गोहाना के मंदिर इसने तोड़ दिए। ये ठीक था या गलत था? इसका मतलब इसके खिलाफ हम क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो भाई मंदिर तोड़ेगा तो विद्रोह कोई भी करेगा, इसीलिए छुटपुट से विद्रोह देखे गए। गोहाना में इसने हमारे धर्मशास्त्र भी जला दिए, किताबें जला दी धार्मिक। तो ये पॉइंट्स थोड़े से पढ़ लो। बलबन के बाद हम आ गए अगले पॉइंट पर। मोहम्मद तुगलक इसलिए दिया क्योंकि इसके टाइम में आपने कई काम देखे कि नीतियों से असंतुष्ट थे आप। कौन सी नीति से? दोआब में कर वृद्धि। आप ही दोआब थे, आप, पंजाब, यूपी, बंगाल, ये दोआब हैं। नीतियों से असंतुष्ट, यहाँ लिख लो दोआब में कर वृद्धि। एकदम टैक्स बढ़ाएगा तो कौन पैसे देगा? फिर पढ़ लो हरियाणा में गुहराम, कैथल, सुनाम, समाना, ये बस पढ़ लो। ये बात टिक करना, किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया, हम टैक्स देते ही नहीं, एंटी हो गए राजा के। नेक्स्ट टिक करना, कैथल का पहला विद्रोह, एमबीटी लिख लो यहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ किसानों ने किया कैथल में विद्रोह। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान विद्रोह हुआ। किसान क्यों विद्रोह कर रहे हैं समझ में आ गया? दो नदियों के बीच में आप, और उसने कह दिया जहां जहां दो नदियों के बीच की भूमि है वहां टैक्स बढ़ा दो। तो आपके कैथल के किसान एंटी के, हम क्यों टैक्स दें ज्यादा? इनकी किस्मत भी खराब थी ना, इन्हीं सालों में क्या पड़ा? अकाल, लगातार अकाल पड़ा, इसीलिए। फिरोज शाह तुगलक जिसने आपके शहर बसाए थे, ने फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, लिख लो 1351 में राजा बनते ही बसा दिया, और हिसार 1354 में, इसके 3 साल बाद नामक नगर बसाए। तो पहले हिसार या पहले फतेहाबाद? पहले बेटे के नाम पर, फिर हिसार। इसके शासनकाल में गोहाना में विद्रोह हुआ, क्यों? मंदिर के कारण, मंदिर तुड़वाए, तो फिर ये धार्मिक कारण था। कैथल का विद्रोह धार्मिक था क्या? कैथल का कृषि आधारित था, दोआब कर वृद्धि के कारण, अलग अलग कारण थे। यहाँ लिख लो धार्मिक, या लिख लो मंदिर तुड़वाए, फिर याद रहेगा। कैथल वाले का कारण था टैक्स बढ़ा दिया, वो एमबीटी के टाइम है। गोहाना के मंदिर फिरोज शाह के टाइम पर है। अगला तैमूर, सबको पता है ना तैमूर एक आदमी है, और ये बाबर इसी का तो वंशज है, तैमूर का। ये तैमूर, इसका पैर भी खराब है, और ये आपके हरियाणा में कहां से एंटर करेगा? ये राजस्थान की बेल्ट से एंटर करेगा, सिरसा, और यहाँ फतेहाबाद साइड होता होता, और फिर ये यमुना नदी को पकड़ेगा, और यमुना पकड़ के फिर ये कहाँ जाएगा? दिल्ली। यानी देखो हरियाणा का कितना नुकसान करेगा। और जब ये आया तो ये सिरसा से एंटर करके फतेहाबाद से पानीपत की बेल्ट तक पहुंचा, और पानीपत से नीचे होता हुआ ये पूरा मारकाट मचाता, लूटपाट करता, कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। ये कब की घटना है? 1398। जैसे ही हरियाणा के लोगों को पता चला तैमूर आ गया, यहाँ के लोग भाग गए, मिला ही नहीं कोई। जब आया तो सब खाली, गांव उजाड़, अपनी भैंसों को भी ले गए, गायों को भी ले गए, और घर में जो थोड़ा बहुत था सब लेके भाग गए। कई महीने बाद, 2-3 महीने बाद जब ये लौटेगा तो हम भी वापस आ जाएंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा। खाने का सामान जो था अपना लेके भाग गए, जंगलों में गायब हो गए पंजाब की तरफ। इसका टारगेट था दिल्ली को लूटना। ये हरियाणा लूटने नहीं आया, पर क्योंकि हरियाणा अमीर था, जो रास्ते में मिला उनको सबको लूटा, तो उसमें हम भी एक शामिल थे। ये टिक कर लो। तो तैमूर 1398 भटनेर, आज का हनुमानगढ़, को बुरी तरह से तबाह करने के बाद, तबाह करना क्या होता है? शहर को जला देते हैं, ये आग लगा देंगे। तो गांव अगर खाली होगा तो क्या बिगाड़ लेंगे? जब लोग होंगे तो लूटेंगे, मारपीट करेंगे, उनके जानवरों को ले जाएंगे, ऐसा करते थे। तो बुरी तरह तबाह करने के बाद घग्गर नदी से होते हुए हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, पुणक, कैथल, असंध और पानीपत पहुंचा। तो ये बेल्ट अगर याद रह गई तो बड़ा आसान है। कहां से घुसा ये? राजस्थान, सिरसा, फिर फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, फिर पानीपत, और फिर दिल्ली जाएगा। सिकंदर लोदी, इसको भी टिक कर लो। सिकंदर लोदी पता है तुम लोगों को? कौन सा शहर बसाया? आगरा, 1504 में। फिर 1506 में अपनी राजधानी बना ली इसने, सिकंदर लोदी। ये भी धर्मांध था, कि धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुए। क्या किसी और की धर्मांधता में और विद्रोह हुए थे? गोहाना में। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। किसके टाइम में किसानों ने कैथल में विद्रोह किया? एमबीटी। इसने क्या किया था? दोआब में कर वृद्धि।
विरोधों के कारण होते हैं। सिकंदर लोदी के खिलाफ हम क्यों लड़े? ये भी धर्मांध था, ये कट्टर था, इसीलिए। ये कलायत और जींद, कलायत कहाँ पड़ेगा? तो इसका मतलब कैथल में किसानों ने भी विद्रोह किए पहले, और कैथल में धार्मिक कारण से भी विद्रोह। टिक कर लो ये कलायत और जींद में। खिलजी वंश पे आ जाओ। खिलजी में मैंने क्या बताया, किसके पास तगड़ी सेना थी? तो हम ऐसों से पंगे क्यों लेते? हम शांत रहे, जो उसने कहा हमने वो किया। थर्ड पॉइंट टिक कर लो। अलाउद्दीन के शासनकाल में दीपालपुर के हाकिम थे गाजी मलिक। ये हम नहीं है, ये वो है जो क्या बनेगा आगे जाके, गयासुद्दीन तुगलक। वही लड़ रहा है, हम तो साइड खड़े, ये आपस में लड़ते रहे। गाजी मलिक ने विद्रोह कर दिया। ये सब उन्हीं के बारे में, ये आएंगे नहीं। अगले पेज पर आ जाओ, इसको छोड़ दो, टिप इसको, मैप को, अभी मैप को मैं बाद में समझाऊंगी। अगले पेज पर आना, 41 पेज पर। विजय गाजी मलिक के हाथ लगी। कौन गाजी मलिक है? ये गयासुद्दीन तुगलक। किससे लड़ रहा है ये? अलाउद्दीन के वंशजों से, पहले उससे फिर उसके वंशज, और फिर ये राजा बनेगा। इस प्रकार अंडरलाइन कर लो, हरियाणा सहित उत्तरी भारत का बड़ा भूभाग गाजी मलिक के अधिकार में हो गया, और यही गाजी मलिक जाके आगे गयासुद्दीन तुगलक बनेगा। तुगलक वंश पे आ जाओ। मोहम्मद तुगलक के समय, सिर्फ पढ़ लो, दिल्ली, झांसी, सिरसा के इक्ते अधिक प्रसिद्ध थे। अंडरलाइन करना। फिरोज तुगलक ने नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, पहले हिसार या पहले फतेहाबाद, 1354 लिख लो यहाँ, 1354 हिसार के ऊपर। शरनी खेड़ा, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, अपने यहाँ लिख लो फतेहाबाद 1351। जौनपुर यूपी का, फिरोजपुर, ये सब इसने बनवाए। इसके बाद एक पॉइंट छोड़कर अगला टिक करना। हरियाणा में गुहाने लिखा है, गुहाना के मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया। तो धार्मिक कारण था ना, इसलिए हम इससे गुस्सा हुए। लिख लो धार्मिक। कैथल के लोगों ने क्यों विद्रोह किया था? पहले दोआब ने कर वृद्धि की, और बाद में वहां पे सिकंदर लोदी ने धर्मांध था। तो दो कारणों से गुस्सा थे, वो एक धार्मिक और एक टैक्स वाला। टैक्स इसके कारण। तो ये टिक करना, फिरोज शाह तुगलक ने गुहाना के मंदिर तुड़वाए और इनके धर्म ग्रंथ जलवा दिए। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को अपने पुत्र फतेह खां की याद में बनवाया। गुजरी महल कहाँ बनवाया? हिसार। हिसार बसाया 1354 में और फतेहाबाद 1351 में। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, यूपी का, जौनपुर की स्थापना की, जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज क्या है? जौनपुर, यूपी का। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से नहर बनवाई। तो घग्गर नदी में नहरों का बहुत ज्यादा काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। इसलिए क्या कहलाता है? शाह ए नहर, शाह ए शहर। लेकिन इससे पहले काम कर चुका था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी बेग तुगलक, जो किससे लड़ता था? अलाउद्दीन से। हम नहीं लड़े अलाउद्दीन से, ये टिक कर लो। तो इसने नहर बनवाई फिरोज शाह ने। हिसार में लाट की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। लोदी वंश पे आ जाओ। कौन लोदी थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से आप क्यों दुखी थे? धर्मांध था। और आपने इब्राहिम की मदद क्यों नहीं की? वो भी धर्मांध था, पानीपत वाले एंटी थे उसके। ये लोदी वंश पढ़ना। चौथे पॉइंट पे आ जाओ सीधे, सेकेंड लाइन। बीच वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीडिंग मार लेना। नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा। कौन इब्राहिम सूर? इब्राहिम सूरी, इब्राहिम खान सूरी, शेरशाह सूरी के दादा है ये। इनके नाम का क्या है वहाँ? मकबरा ना। किसने बनवाया? शेरशाह। जबकि शेरशाह यहाँ का थोड़ी है, वो तो बिहार का है। ये टिक कर लो। नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा। लिख लो यहाँ, शेरशाह के दादा। इब्राहिम खान भी यही है, इब्राहिम खान सूरी भी यही है, इब्राहिम सूर भी यही है, सारे इसी के नाम है। इसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर टिक करना। सिकंदर लोदी कौन सा शहर बसाया? आगरा। राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? आगरा। 1504 में बसाई। के समय कलायत और जींद में विद्रोह हुए। क्यों हुए ये कलायत, कैथल और जींद में विद्रोह? धार्मिक, ये धार्मिक कारण थे। किसके टाइम में राजस्व के कारण विद्रोह किए हमने? कहाँ से किए? कैथल से। ये टिक कर लो। कलायत और जींद में विद्रोह हुए। पूछ लेंगे लोदी के टाइम कहाँ हुए या बाकियों के टाइम। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई से पहले बाबर को हिसार के फौजदार हामिद खान ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं बनी। सिकंदर लोदी, इसी में आगे टिक करना, 1489 से 1517 तक रहा। थानेसर ये इसके अधीन थे। इसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट टिक कर लो इसमें। मेवात का अधिपति हसन खां मेवाती। इसके नाम का क्या है? मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर है? मेवात में। हसन खां ने किससे टक्कर ली थी? बाबर से। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को ना, वो तो मर गया, उसके वहीं पे अकेला लड़के मरने वाला।
फिर वो आगे बढ़ा और जब वो रेवाड़ी के आसपास आया, मेवात के आसपास, तो कौन लड़ा? हसन खां मेवाती। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। पानीपत के युद्ध में हामिद खां और मेवात के हसन खां मेवाती और उसके पुत्र नाहर खां ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया। बाबर ने इसको तो मार डाला, हसन खां, लेकिन नाहर खां को प्रॉपर्टी वापस कर दी थी परगने। अगला है सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला टिक करना, सल्तनत काल में सबसे छोटा एकता क्या था? पलवल। और सैनिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हांसी था। यहाँ लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट हांसी। उसका महत्व था, पैसे भी ज्यादा आते थे। हांसी का मतलब आज का हिसार, सिरसा, सारी बेल्ट थी। सबसे इंपॉर्टेंट हांसी। और सबसे छोटा क्या था? पलवल। हरियाणा में भूमि कर को जमा करने के लिए साहिबे दीवान था, जो टैक्स इकट्ठे करता था। और सूरदास ने अपनी कविताओं में इसको मुहत्सिब कहा। मुहसिब लिखा है ना, ये मुहत्सिब है। ये सूरदास कौन? हाँ, अकबर का समकालीन। कहाँ जन्मे थे? सीही गांव में। अंधे थे ना, और गऊ घाट पे बैठे रहते थे और कृष्ण भक्ति किया करते थे। ये टिक कर लो। सूरदास ने अपनी कविताओं में इसको मुहत्सिब कहा, साहिबे दीवान। किसके काल की घटनाएं हैं ये अकबर के टाइम की घटनाएं। किसका समकालीन था ये? अकबर। यहाँ लिख लो, ये टोडरमल ने दिए थे ये सारी चीजें कि भाई इसको ये कलेक्ट करेगा, इसको ये। कैसा मंत्री था वो? वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री। तो मुहत्सिब अकबर का काल था ये। सुल्तान नसीरुद्दीन, वही नसीरुद्दीन जो बलबन का दामाद भी था। टिक करना, नसीरुद्दीन और बलबन के समय हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेव जाति के बड़े लुटेरे हुए। बलबन ने मेवात क्षेत्र के जंगलों को नष्ट करके 1265 में मेवातियों पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई करके उनका अंत कर दिया। बलबन सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तदार था? हांसी का। हांसी की इंपॉर्टेंस क्या थी? सैनिक और पैसे के मामले में, आर्थिक। कैथल के शासक थे मोहन सिंह भंडार, को मंडार बना लो, मंडार। मोहन सिंह मंडार। मंडार जाति थी ये। आपके दो बहुत बड़े आदमी, एक तो मोहन सिंह मंडार कैथल के आसपास, और एक हसन खां मेवाती। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती। ये कहाँ का है? ये मेवात का। और मोहन सिंह मंडार कैथल। कैथल के किसानों ने क्यों विद्रोह किया? टैक्स बढ़ा दिया। कब किया? किसके काल में? एमबीटी के काल में। और फिर धर्मांधता से हम किससे दुखी थे? गोहाना। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। मंदिर तोड़वा दिए। और पानीपत की जनता भी दुखी थी। किससे? इब्राहिम। कभी युद्ध में उसके साथ खड़ी नहीं हुई। नेक्स्ट चेक करना, नवंबर 1398 में तैमूर जो कहाँ से एंट्री की? जिसने भटनेर, हनुमानगढ़, राजस्थान से सिरसा, टोहाना, फतेहाबाद, आगे जाके कैथल, और फिर पानीपत, और फिर दिल्ली। ये टिक कर लो। फतेहाबाद में कत्लेआम मचा दिया इसने। इसी समय तैमूर भटनेर, हनुमानगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट, पर विजय करने के बाद घग्गर नदी के साथ साथ सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना की ओर आगे बढ़ा। और फिर कौन सा रूट पकड़ा इसने? यमुना नदी का। अब मैप पे आओ, पिछले पेज पर, पेज 40 पर देखो, मैप दिया है हरियाणा के युद्ध स्थल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपर 1009। कौन था 1009 और 1014 में? गजनवी। पढ़ लो। 1009 में महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण। ये थानेसर की जगह क्या आना चाहिए? अंबाला। इसको लिख लो, थानेसर को काट दो, अंबाला। और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील से वापसी हो गई थी। हम कहते हैं हमने नहीं बढ़ने दिया, रियलिटी है उसको आगे आना ही नहीं, इसका प्लान नहीं था। आगे पढ़ना, शासक जयपाल पराजित, 1014 में पुनः आक्रमण। अब वो थानेसर को लूटेगा, चक्र स्वामी की मूर्ति ले जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाओ, जींद में 1798 में जॉर्ज थॉमस, याद है ये? आयरलैंड का, पानी के जहाज में बैठ के 26 साल का एक चोर था, हमारे मद्रास में आ गया, फिर मराठों के पास आया, फिर उसको हमारे यहाँ भेज दिया मेवात में। टप्पल की जागीर मिली थी, बेगम समरू का खास सेनापति बन गया, फिर बढ़ते 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 हांसी और पूरे जींद तक का राजा बन गया। चला कुछ दिन, लेकिन बड़ी बात है, फ्रांसिस पैरो नाम के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी AUX